हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिकल का फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्लास 11th और 12th में सबसे आसान टॉपिक है। इसे हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन में कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग 11th में पहले पढ़ रखा है, तो यहाँ सिर्फ समराइज करेंगे। दूसरा वेपर प्रेशर, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चौथा वेन ऑफ फैक्टर। सॉल्यूशन इजी टॉपिक होते हुए भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेन ऑफ फैक्टर से आता है, तो उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इसमें 2 लॉ हैं, फ्रीक्वेंटली लॉ जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहली बात यह है कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जब 2 या 2 सब्सटेंस को मिलाया जाए तो उसे मिक्सचर कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर इज a substance which can be separated by physical process। मतलब फिजिकल प्रोसेस से हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसका कांस्टेंट पार्टिकल हर जगह फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक है। और होमोजीनियस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं, बट हेट्रोजीनियस फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन में हर जगह शुगर की मात्रा बराबर होती है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। बट सैंड सॉल्यूशन वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि ऊपर आपको सिर्फ पानी मिलेगा, नीचे सिर्फ आपको सैंड मिलता है। तो सबसे पहली बात हम लोग देख लिए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की, तो बात कर लिए। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब कांस्टेंट पार्टिकल फिक्स प्रोपोर्शन में मिला हो, हर जगह फिक्स प्रोपोर्शन में हो। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और वो होमोजीनियस मिक्सचर बने, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जब 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग होमोजीनियस मिक्सचर बने, तो उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में सबसे बड़ी बात यह है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्यूशन पहले देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो शुगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ये सभी सॉल्यूशन है। हम लोग आसपास जितने लेमन जूस या कोई जूस आप पीते हैं, सभी के सभी क्या हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर है, मतलब सॉल्यूशन है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जब वो सब्सटेंस जिसकी अमाउंट कम हो उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी अमाउंट कम हो सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरी बात, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सेम होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाया। शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या होता है? सॉलिड होता है ना। सॉल्वेंट वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। और शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड होता है। मीन दैट वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन बोथ आर इन लिक्विड फेज, सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैव सेम फेज। चलो, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्वेंट कब कौन होगा
और सॉल्यूट कब कौन होगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा वो सॉल्यूट होती है और जिसकी मात्रा कम वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यार एक हम लोग सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, जिसमें 100 ml वाटर लिया, जिसमें हम लोग ने 100 ml वाटर लिया। तो 100 ml जब वाटर लेते हैं तो 100 ml वाटर में 20 ml अल्कोहल मिलाया जाए तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, अल्कोहल की मात्रा कम है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। बट इन केस ऑफ 30 ml वाटर मिक्सड विथ 60 ml C2H5OH देन अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज मोर, सो अल्कोहल इज सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल की मात्रा 60 है, 60 ज़्यादा या 30 ज़्यादा, 60 ज़्यादा, तो क्या हो गया दोस्त, सॉल्वेंट कौन हो गया, अल्कोहल हो गया। आगे बढ़े, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। तो यार हम लोग जानते हैं जब दो सब्सटेंस को मिलाया जाए तो उसका मास दोनों के ऐड के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। तो उसी तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट के मास को ऐड किया जाए तो वही वेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मोल C2H5OH लिया जाए और 1 मोल H2O लिया जाए तो कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा। तो दोनों की तो मोल सेम है, तो हम लोग किस पे देखे थे, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे 1 मोल C2H5OH इक्वल टू 46 ग्राम, 1 मोल यानी इथानॉल का मोलर मास क्या होता है 46 ग्राम और वाटर का मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम। तो किसकी अमाउंट ज़्यादा है, C2H5OH की अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट कौन, C2H5OH, सॉल्यूट कौन, H2O। देख दोस्त, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स दैट जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हो, मे बी सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी 5 6 कोई भी कितने भी कंपोनेंट एक सॉल्यूशन कैरी कर सकता है, बट सॉल्यूशन कैसी होनी चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, जब सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। जब सॉल्वेंट क्या हो भाई, लिक्विड होनी चाहिए 110%, ठीक है। सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। अब देख, बार बार क्वेश्चन में आपको टर्म आएगा एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा बट आपको क्या दे देगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस मींस पानी, देन सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। किसी को तकलीफ है यहां तक, आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट जहां बात करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहली बात गैसियस सॉल्वेंट की बात करेंगे। गैसियस सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। यदि गैस सॉल्यूट ले लिया जाए तो एग्जांपल बता दो, एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी के सभी क्या है, गैस है, ठीक है। जैसे यदि लिक्विड लिया जाए तो ह्यूमिडिटी एयर में जो ह्यूमिडिटी होते हैं तो एयर क्या है, सॉल्वेंट है, और ह्यूमिडिटी क्या होती है, लिक्विड फेज में, कंडेंस फेज में वहां रहता है, तो वो क्या है, क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन। गैस यहाँ सॉल्वेंट है और लिक्विड वहां क्या है, सॉल्यूट है। यदि सॉलिड इन गैस तो क्या हो गया, आयोडीन वेपर इन वाटर, आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, ठीक है। और यदि यहाँ गैस ले लिया जाए, तो गैस लेने पे जैसे O2 इन वाटर में ऑक्सीजन है तब तो मछलियां सांस लेती है, तो वाटर क्या है, लिक्विड है, ऑक्सीजन वहां गैस रहता है, तो ऑक्सीजन इन वाटर, लिक्विड शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल पैक बना ले। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर। अब इसके बाद
हम लोग बात करते हैं गैस सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों में से कोई भी आपका सॉल्यूट हो सकता है। जब गैस सॉल्यूट होगा तो H2 इन प्लेडियम, लिक्विड होगा तो एक एग्जांपल है अमालगम ऑफ मरकरी, और सॉलिड होगा तो एलॉय। ये तो बेसिक बात थी, इंट्रोडक्शन थी। हम लोग को आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कहते हैं ना ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। कैसे? तो आप लोग दवा पे बेसिकली बहुत सारे केमिकल पे लिखा देखते होंगे कितना % वेट बाय वेट, है ना। जैसे आप देखते होंगे अल्कोहल या किसी भी कोई भी कप सिरप पर देखते होंगे 6% अल्कोहल, 8% अल्कोहल या 6% दिस। दवा पे जनरली % या फिर मोलैरिटी सब केमिकल यूज में जनरली ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन जो है वो सिंपली क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है या फिर पर यूनिट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। तो यहाँ कंसंट्रेशन में दो चीज होता है, कभी कंसंट्रेटेड लिखा जाता है, डाइल्यूटेड लिखा जाता है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड होगा, मतलब पर यूनिट सॉल्यूट पर यूनिट यदि ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड होगा, और सॉल्यूट पर यूनिट यदि कम है तो डाइल्यूटेड होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला इसमें हमने क्या किया है, शुगर सेम रखा है, मतलब सॉल्यूट सेम रखा है, बट सॉल्वेंट एक में 5 लीटर लिया है और दूसरे में 10 लीटर लिया है। जब हमने 5 लीटर लिया है तो एक चीज देखने को मिलेगा, जब 5 लीटर लिया है तो पर यूनिट कितना हो गया, 20 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और इसमें कितना हो गया, 100 ग्राम इन 10 लीटर, तो 10 ग्राम पर लीटर। तो किसमें पर यूनिट ज्यादा है, सॉल्यूट पर यूनिट किसमें ज्यादा है, फर्स्ट वाले में ज्यादा है, सेकेंड वाले में कम है। तो कंसंट्रेटेड कौन है, फर्स्ट वाला कंसंट्रेटेड है, सेकेंड वाला डाइल्यूटेड है। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े। तो कंसंट्रेशन के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म को 2 भाग में बांटा गया है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आते रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यार सबसे पहली बात, टेम्परेचर के लिए मास चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से तो मास चेंज होता नहीं है। टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे हम लोग को कोई ढक्कन नहीं खुल रहा है, कोई ढक्कन, बोतल का ढक्कन है, बोतल का कैप है, नहीं खुल रहा है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करने पे वो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है और खुल जाता है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि मास हम लोग का डिपेंड करता है, अभी हम यदि एसी में बैठे हैं तो मेरा मास यदि 70 kg है और हम यदि वेस्ट इंडीज चले गए तो मेरा मास 80 kg हो जाएगा। मास चेंज नहीं करता है, यानी टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता है। या फिर गर्मी में मेरी मास 75 kg हो जाती है और ठंडा में मेरा मास 70 kg, ऐसा भी नहीं है। तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, कौन कौन सा, टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिंपल सा फंडा है दोस्त। क्या फंडा है भाई, जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो कौन सा,
टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी मास डिपेंडेंट को हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहते हैं, और वो कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम डिपेंडेंट हो उसे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, जैसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आया। वेट बाय वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम आया। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर, फिर से वॉल्यूम आया, लीटर मीन्स वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, फिर लीटर आया, वॉल्यूम आया। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रेंथ पर ग्राम, फॉर्मेलिटी, ये सब क्या है? वॉल्यूम डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन कौन सा है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, तकलीफ है किसी को? दूसरी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सा होगा? जो इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा, जैसे परसेंटेज बाय मास, वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, पीपीए। एक बार फिर से, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कौन कौन सा है? परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पीपीए। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जनरली जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं उसके लिए हम लोग रेशियो निकालने, या इसे इसके जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी फॉर्मूला में एक कॉमन चीज होता है, ऊपर सोल्यूट लिखा होता है, नीचे सॉल्यूशन लिखा होता है, बट सभी में एक को छोड़ के, वो को क्या है? मोलैलिटी, कंसंट्रेशन मोलैलिटी टर्म जो है ऊपर सोल्यूट होता है, नीचे सॉल्वेंट होता है। सभी के सभी में जितने भी एक टर्म रुक जाइए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट छूट गया। देखो दोस्त, यदि हम लोग को कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो, कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो, उसे हम लोग को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में बदलना है तो हम लोग को क्या यूज आता है? डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। और डेंसिटी का यूनिट याद रखना है केमिस्ट्री में, डेंसिटी का यूनिट हम लोग केमिस्ट्री में क्या लेते हैं? ग्राम पर ml लेते हैं। जनरली हम लोग ग्राम पर ml लेते हैं। क्या सीखे हम लोग? क्योंकि टेम्परेचर और मास, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दोनों भी कंसंट्रेशन टर्म में इंटरचेंज करना हो, डेंसिटी यूज करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में यदि हम लोग को इंटरचेंज करना हो तो डेंसिटी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन कौन करेगा? डेंसिटी करता है। वॉल्यूम और मास के बीच रिलेशन कौन बताता है? डेंसिटी बताता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, यानी ग्राम पर ml यूनिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को तकलीफ? तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। जैसे परसेंटेज तो हम लोग बेसिक 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। परसेंटेज में कोई टर्म चेंज नहीं होगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। जैसे आपकी मार्क्स हमने कहा 60%, आप कहते हैं कि मेरी 10th में 80% मार्क्स आए। 80% मतलब क्या? 100 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स आया, यही होता है ना। परसेंटेज का मतलब सिंपली भाषा में यही होता है कि 100 में आपको कितना ऑब्टेंड किए, कितना आया। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंट, और वेट बाय वेट भी कहते हैं, मास बाय मास भी से कहते हैं। मास परसेंट मतलब क्या होता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम सोल्यूट है, वही मास परसेंटेज कहता है। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, ऊपर नीचे दोनों ग्राम। ठीक है, तो जैसे कभी क्वेश्चन में दे दिया 20% वेट, 20% वेट बाय वेट ऑफ एनी एवरेज। 20% मतलब क्या? वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, है ना।
तो ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, ऊपर क्या सोल्यूट, नीचे क्या सोल्यूशन। परसेंटेज बाय मास को हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मतलब सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े। ये कुछ एब्रीवेशन है जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे इस चैप्टर में जनरली। सबसे पहली बात, यदि WA या W1 लिखते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट W2, यानी 1 और A यूज करेंगे सोल्यूट के लिए, 2 और B यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए। ठीक है। सेकेंड में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या होगा, मास, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो ये क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मतलब मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन सोल्यूशन इंटू 100। मास किसमें, ग्राम में, वॉल्यूम किसमें, ml में। याद रखना है, मास किसमें, ग्राम में, वॉल्यूम किसमें, ml में, इंटू 100। परसेंटेज है मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा। तकलीफ है? आगे बढ़े। अब देख, जैसे 20% वेट बाय वॉल्यूम, 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, सॉरी। नीचे वॉल्यूम है ना, वेट बाय वॉल्यूम मतलब 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml, कितना वॉल्यूम सोल्यूट का है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देख दोस्त, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम ml में होगा। जैसे 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 20 ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 20 ml सोल्यूट है कितना में, 100 ml सॉल्यूशन में। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देख नोट कर ले क्वेश्चन। 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम per ml, contain 24 ग्राम of NaCl, determine the strength of solution in weight by volume और weight by weight, दोनों पूछ रहा है। ठीक है, आपको मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यार यहाँ पे इंटरचेंज है तो डेंसिटी टर्म जरूर से जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या क्या ये नोट कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया, 24 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 200 ml, डेंसिटी कितना दिया, 1.2। तो सबसे पहले हम लोग को निकालने बोला गया है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम निकालने के बोला गया है। मतलब वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, ml में, इंटू 100। तो 24 by 200 into 100, it will cancel out, 200 and 100 will cancel out 2 and 12 to 24 means that 12%। हम लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम लोग को वेट बाय वेट निकालना है। वेट बाय वेट के लिए सबसे पहली बात हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, पता है हम लोग को। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मीन्स 1.2 इंटू 200 इक्वल टू 240 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 240 ग्राम। तो वेट बाय वेट के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना हुआ, 24 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 240 ग्राम इंटू 100 इक्वल टू 10% होगा। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट बाय वेट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ
को दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, वेट बाय वेट 20%। वेट बाय वेट 20% का मतलब क्या हुआ, अभी बताया हूँ, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मीन्स दैट मास ऑफ सोल्यूट कितना 20 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कितना 100 ग्राम, डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml। आपको दिया है डेंसिटी दिया है, पूछ क्या रहा है, वेट बाय वॉल्यूम। फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि हम लोग को क्या दिया हुआ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जानते ही हम लोग। तो एक बात बताओ, यहां पे तो हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है आपका 100, डेंसिटी कितना है 1.25, तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा 80 ml। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना आया 80 ग्राम इंटू 100, तो 24 जा 80 एंड 25 जा 100, मीन दैट 25% वेट बाय वॉल्यूम हम लोग का आया। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन 2 1/2 प्लस 1/2 तो 1 होता है ना। कभी भी जब फ्रैक्शन की बात की जाए तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, एक कोई भी चीज़ है, यदि हम एग्जांपल से समझाएं तो यहाँ पर एक सर्कल है, एक सर्कल का 1/4 पोर्शन शेडेड है और 3/4 पोर्शन अनशेडेड है। तो आपसे कोई शेडेड पोर्शन बोला, तो शेडेड पोर्शन के लिए आपने क्या किया, शेडेड पोर्शन 1 है बाय टोटल, अनशेडेड के लिए क्या किया, टोटल अनशेडेड पोर्शन बाय टोटल पोर्शन। टोटल अनशेडेड कितने हैं 1 2 3, तो 3/4, टोटल पोर्शन 4 हो गए। उसी तरह से फ्रैक्शन कभी भी आप देखेंगे तो फ्रैक्शन हमेशा यूनिट प्लेस होता है, फ्रैक्शन हमेशा यूनिट प्लेस होता है ना। और यदि कोई टोटल सम किया जाए, कोई भी फ्रैक्शन के दो भाग में बांटा है और 2 कांस्टेंट का बना हुआ है, उसका रेशियो निकाल के, दोनों के रेशियो निकाल के सम किया जाए तो 1 के बराबर आते हैं। जैसे यहाँ अनशेडेड पोर्शन कितना है 3/4, शेडेड पोर्शन कितना है 1/4, टोटल कितने हो गए 1/4 प्लस 3/4, तो ये कितने हो गए 1 हो गया। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है सर, ये सिंपली एक रेशियो है, किसका, मोल ऑफ वन सब्सटेंस बाय टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब एक का मोल बाय टोटल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सभी के मोल का सम। कोई दिक्कत, तो मोल इज अ रेशियो ऑफ, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू सम ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जैसे एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में 2 मोल पानी है, ठीक है, और उसमें 1 मोल शुगर ऐड किया गया, या फिर ऐसे नहीं, एक मान लेते हैं 10 मोल पानी है और उसमें 1 मोल शुगर ऐड किया गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना हो गया, कितना मोल ऐड किया 1 मोल ऐड किया, टोटल मोल कितना 10 + 1 11, तो 1/11। और वाटर के कितने मोल हुए 10 मोल, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए 10, टोटल मोल कितने 11, तो 10/11। अब दोनों को सम करो, 1/10 और 10/11 कितना आएगा 1 आएगा, तो मतलब मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। अब इसके बाद दूसरा डिफिनेशन देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मोल दैट इज कंट्रीब्यूट बाय ईच कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जितना मोल कंट्रीब्यूट कर रहा है सॉल्यूशन का टू टोटल नंबर ऑफ मोल दैट
कंप्राइज द सॉल्यूशन, मतलब एक सब्सटेंस का मोल बाय टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए टोटल मोल कितना मान लेते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक का मोल N1 है, दूसरे का मोल N2 है, तो टोटल मोल कितना होगा N1 प्लस N2। बात कर चुके हैं आगे भी, सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए पीछे ही बात कर चुके हैं हम लोग। सोल्यूट का मोल N1 लेंगे, सॉल्वेंट का मोल N2 लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या लेंगे, जाय1। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाय से डिनोट करते हैं, बहुत आदमी एक्स भी कहता है, ठीक है ना, तो इसे हम लोग जाय1 या फिर जाय ए से भी डिनोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जाय बी या फिर जाय2। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सोल्यूट N1, मोल ऑफ टोटल मोल कितना N1 प्लस N2। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की यदि हम बात करें तो सॉल्वेंट का मोल कितना है N2, टोटल मोल कितना है N1 प्लस N2, तो N2 बाय N1 प्लस N2। ये क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होता है। देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो यानी दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को यदि ऐड किया जाए तो 1 के बराबर आएगा। आप ये ऐड करके भी देख सकते हैं, N1 बाय N2 प्लस N1 प्लस N2 बाय N1 प्लस N2, मतलब देख लेते हैं एक बार करके हम लोग, N1 बाय N2 प्लस N1 प्लस N2 बाय N1 प्लस N2, तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। अब देख दोस्त, किसी कोई आपसे पूछ दिया मोल परसेंट, मोल परसेंट के लिए क्या करोगे, परसेंट के लिए हमेशा क्या करते हो, जैसे मार्क्स परसेंट के लिए क्या करते हो, मार्क्स ऑफ 10 बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, तो मोल परसेंट के लिए क्या, जिसका मोल परसेंट निकालना है बाय टोटल मोल इंटू 100। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है, तो मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मोल परसेंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, N1 बाय N1 प्लस N2, N1 बाय N1 प्लस N2 इंटू 100। तो यहाँ पर N1 बाय N1 प्लस N2 ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहलाएगा। तो मोल परसेंट के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, और मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, मास ऑफ C2H5OH 92 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है अल्कोहल और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, कीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो यार ये दिया क्या है, मास दिया है सर, क्या दिया हुआ है, मास दिया है दोनों का, तो मुझे चाहिए क्या, मोल चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 92 ग्राम अल्कोहल का, मोलर मास अल्कोहल का कितना होता है 46 ग्राम पर मोल, तो ये कितनी 2 मोल आए। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 90 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, तो ये कितने आएंगे 5 मोल आएंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं 2 मोल, टोटल मोल कितने हैं 2 प्लस 5, तो 2/7, क्यों मोल मोल विल कैंसिल आउट, देन इट विल यूनिटलेस। तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल, तो 2 मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने 5 मोल बाय 2 प्लस 5, तो 5/7। अब दोनों को ऐड करो 2/7 और 5/7 ऐड करो तो कितने के बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। चलिए अब जो ज़्यादातर यूज होगा मोलैलिटी, इस चैप्टर में मोलैलिटी और मोलैलिटी बहुत यूज होता है। मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलल कहते हैं इसे, मोलल, MOLAL, मोलल कंसंट्रेशन भी इसे कहते हैं। मोलैलिटी में हम लोग बात किए थे, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्वेंट आता है। तो ये क्या कहता है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल
सॉल्यूट है, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो जैसे हम लोग देखें मोल ऑफ सॉल्यूट, यदि मास दिया गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि केजी में नहीं दिया हुआ है तो ऊपर हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल इंटू 1000 क्या करेगा, मिली मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो इसे हम लोग मोलल भी करते हैं, इसकी यूनिट मोलल होती है, छोटा m से स्मॉल m से भी लिखते हैं। जैसे कोई 2 मोलल लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 2 मोलल। 2 मोलल का मतलब क्या होता है, 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलैलिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है, तो मतलब 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे आपसे क्या पूछा जाए, मोलैलिटी पूछा जा रहा है। मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, यहां पे L है, ये L मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो मास ऑफ NaOH 60 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 500 ग्राम दिया हुआ। मास ऑफ NaOH, NaOH क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो मुझे क्या मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए हम लोग को चाहिए मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना 60 ग्राम, मोलर मास NaOH का कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। तो मोल कितना आएगा, मोल जो है ये आपका आएगा 1.5 मोल, 1.5 मोल, 1.5 मोल। और 1.5 मोल मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल 1.5 मोल बाय 500 ग्राम, ग्राम में दिया, मुझे क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितने आएंगे, 3 मोल पर केजी, 3 मोलल। ठीक है।